बात यह है कि संसद भवन में एंट्री दी जाए तो अगर हम नया संसद भवन हाईटेक है, सुरक्षा से लैस है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर यह सिक्योरिटी लैब सर कैसे हुआ आज, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। जांच होगी, सर्वदलीय बैठक उससे पहले हो रही है और जाहिर है कि सर विपक्ष इसमें अपने लिए खबर तलाशने की कोशिश करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। पूर्णिमा जी, आपने सही कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष जो है इस फायदे का भरपूर फायदा उठाएगा और लाजमी है, क्योंकि देखिए मैं लोकसभा टीवी में काम कर रखा हूं और जो लोकसभा टीवी उस समय पार्लियामेंट लाइब्रेरी की बिल्डिंग से संचालित होता था। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो वहां हमें मोबाइल और पेन ड्राइव तक ले जाने की ये नहीं थी, पूरा सुरक्षा जांच करके तब हम जाते थे और हमारा पास भी 1 महीने का बनता था अगर 2 महीने का इंटर्नशिप था। फिर जब मैं जॉब करने लगा तब हमें मोबाइल अलॉट कर दिया ले जाने का, जब ऊपर से परमिशन आया वो भी 1 महीने के बाद। तो यहां पे सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा में आखिर चूक कैसे हो गई। वो जूते में छुपा के ले गया, मेटल डिटेक्टर क्या वो कर नहीं पाया। और ये देखिए, ये जो चीज इन्होंने ये पूरी सोची समझी साजिश है, इसमें कहीं ना कहीं इसलिए थर्मल इमेजिंग सिस्टम जी घुसपैठ कोई करता है तो आसानी से पता चल सकता है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस नया संसद भवन है, 360 डिग्री रोटेट करने वाले सीसीटीवी, यानी कि कोई दूसरी तरफ से भी अगर जाता है तो वो भी वहां पर बच नहीं पाएगा। आधुनिक हथियारों से लैस। इसके बाद तो सर सवाल उठेंगे ना कि कैसे, यही सबसे बड़ी जांच की विषय है ना कि आखिर ये लेके कैसे चले गए। दूसरी बात है कि ठीक है, जिन्होंने पास इशू करवाया उस पे तो कार्रवाई जरूर हो, लेकिन आप देखिए ना, कहा जा रहा है कि वो बार बार अप्रोच कर रहे थे और ये पूरी ना पूरी कहीं ना कहीं कोई इनके पीछे है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो जो लड़की पकड़ी गई है वो वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है और उसके पास भी वही स्मोक बम जो आया सर, आप देखो, किसान मोर्चा जो सपोर्ट हाँ किसान मोर्चा तो यही ना उसके साथ उस सपोर्ट में क्यों आया। दूसरी बात, देश के संसद पे ऐसे घृणित कार्य कर रहे हैं और कोई उसको सपोर्ट कर रहा है और उसने भी वही स्मोक बम बाहर किया। आप देखिए होली के समय में ये आजकल पता नहीं केमिकल कहां से आ गए हैं और ये बहुत वाइडली यूज हो रहा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऐसी चीज है जिसको प्रतिबंधित हो। जी हाँ, और कहीं इजिली अवेलेबल है पूरे देश में। सबसे यहाँ पहली बात है, इसके साथ माचिस जाएगी ना सर। मैं कहती हूँ कि कैसे वो कैसे चली गई, कैसे कैसे नजरअंदाज हो गई, जब हम कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी सुरक्षा इतनी पुख्ता है। हाँ वही बात है ना, मैंने अपना एग्जांपल दिया ना कि हम जाते थे तो हमें एक पेन ड्राइव भी नहीं ले जाने दिया जाता था वहां पे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर वो कैसे चला गया और ये सुरक्षा में चूक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें बीजेपी सरकार जो है अभी बैकफुट पे है। पूरी सुरक्षा की जो एजेंसी है जो वहां पे तैनात है, जिसको ये जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट को सुरक्षा प्रदान करने का, वो बैकफुट पे है और उन पे ये सवालिया निशान है। लेकिन इसका ये मतलब हम कहीं नहीं लगा सकते कि हमारा देश जो है असुरक्षित है। हमारे देश के जो वीर जवान है वो जितने भी जहां भी है, जहां भी आतंकवादी घटनाएं होती है वहां पे मुंहतोड़ जवाब देते हैं। ये संसद भवन जितना हमारा है, जितना दूसरे का है, जितना किसी एक पार्टी का है, उतना दूसरी पार्टियों का है। जितने पार्टी इसको लेकर राजनीति किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए। जाधव जी, मैं आपके पास यही मैं 10 सेकंड रिएक्ट करना चाह रहे सर, जल्दी से इस पे किसी भी तरीके की राजनीति करना ये घृणित सब्जेक्ट होगा। आप देश के साथ खड़े रहे, जहां सुरक्षा एजेंसी ने जो चूक हुआ है उस पर कार्रवाई की मांग करें, राजनीति ना करें। मेजर शाह आपके पास आते हुए माफी चाहूंगी कि थोड़ी देर हुई मुझे, उसके बाद जोशी जी और जाधव जी मैं आपके पास आती हूं। लेकिन ये मौका मिला विपक्षी पार्टियों को, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट को सिक्योर नहीं कर सकती सरकार तो देश की सुरक्षा कैसे करेगी। सर आप तो रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जाहिर है कि पार्लियामेंट पर हुए अटैक को आप कभी नहीं भूल सकते, न कोई देशवासी भूल सकता है। और आज 22वीं बरसी के दिन इस तरीके की घटना का अंजाम दिया जाना सवाल तो पैदा करेगा ना। जी देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी जो है ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसको अगर हम तुलना करें कि अगर हम यहां पे सुरक्षित नहीं कर पा रहे तो सरहदों को कैसे सुरक्षित करेंगे, ये कंपैरिजन एकदम अलग होगा। बाहर हमारे देश के जाबाज फौजी बैठे हैं सरहदों पे, वो कुछ नहीं होने देंगे। तो मैं सबसे पहले तो मैं देश को बोलता हूं अपनी तरफ से, एक फौजी आदमी होने के नाते, कि भाई आप बिंदास रहिए। जी हाँ, ये बात सिक्योरिटी थ्रेट है, ये बात सिक्योरिटी थ्रेट है।
आप बाहर की चिंता मत करें, उसको मैं दो भागों में लूंगा मैं, कि आप बिंदास रहिए, बाहर का एक्सटर्नल एग्रेशन हमारे देश की फौजी है वो संभाल लेंगे, एंड दे नो द जॉब वेरी वेल। दूसरी बात, ये बात सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, बहुत ही गंभीर तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और पूरे देश को दोबारा हिला दिया है। आज से 22 साल पहले जब लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी घुसाए थे, जब 5 आतंकवादी को मार गिराया था, हमारे 9 पुलिसकर्मी उस टाइम शहीद हो गए थे और कुछ चंद घायल हो गए थे, और इसको हमने भुलाया नहीं है। और पन्नू ने थ्रेट दे रखी है पार्लियामेंट के ऊपर। आप देखिए, जब इतनी बड़ी हाई सिक्योरिटी हाई टेंशन में चल रहा है, फिर भी ये लोग घुस आते हैं अंदर। और ये जैसे कि हमारे फेलो पैनलिस्ट ने बताया कि ये यूपीएससी दे चुकी है ये लड़की, तो ये कहीं ना कहीं भगत सिंह के बारे में इसने अभी सीखा होगा, भगत सिंह के बारे में अभी सीखा होगा। तो एक तरीके से मैं देखूंगा, इनको भी उग्रवादियों का करार देना चाहिए और उसी नजरों से देखना चाहिए। हमें क्या गारंटी, हमें क्या पता किस इंटेंशन से आए थे वो, घुसाए थे। हमारे देश की पार्लियामेंट वहां पे, लोकसभा वहां पे है, हर एक पार्टी वहां पे, कोई एक पार्टी एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं है। तो इनको गंभीर सलाह देनी पड़ेगी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए, एक ऐसी सलाह दे कि प्रदर्शन के नाम पर सब कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है, ये संदेश साफ देना चाहिए। मैं इसी में एक चीज जोड़ूंगा कि हमारे देश में जो कहते हैं ना कि अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता, उसका बहुत ही जो लोग हैं वो दूसरे तरीके से देश को नुकसान करने का फायदा उठा रहे हैं। और इस चीज पे जब तक, ठीक कहा मेजर साहब ने कि एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। प्रतिक्रिया आ रही है, जरा सुन लेते। हाँ, दोस्त यारों में तो रहता है, तो सबके संगे रहता है, लेकिन भैया ऐसे हम लोग को देखे नहीं कभी, कभी ऐसा नहीं था। ऑटो चलाता था। राजनीतिक पार्टी नहीं भैया, हम लोग छोटे, हम लोग उनको जानते नहीं, मैं जाने थी है ना। कितने सदस्य हैं? परिवार उनके नानी नाना है और उनके मम्मी पापा, एक बहन, बस। घर की स्थिति कैसी है? भैया बहुत बेकार है, घर की स्थिति बेकार है। महतारी बेचारी लाचार चल नहीं पावत है, और बाप तो यही कारपेंटिक, सुने ना, हम तो भाई उधर रही थे, लेकिन सुने ना कारपेंटिक कोनो काम करती है, और ये लौंडा ऑटो चलावत रही, तो हम जानी थे ऑटो चलावत रहे। सागर नाम जब बताई, सागर तो हम कहें देखी जाए भाई, वह लौंडा हुई तो सही बात, वह लौंडा है। लेकिन भैया रहे, भाई अच्छा रहे भैया, हमें उधर जात रहे तो कभी निगाह उठा नहीं देखा। तो इस सागर के परिवार और उनके घर के पास रहने वाली महिला थी, जो उसको लेकर बताती हुई कि परिवार में कौन कौन है, और इसके बारे में उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं थी। टीवी पर उन्होंने सुना, ये वो इस वक्त इसका जिक्र कर रही थी। आकाश यादव जी, आप कुछ उस पर काउंटर करना चाह रहे थे सर? बिल्कुल पूर्णिमा जी, मैं अभी आपके ही टीवी पे और कुछ विजुअल्स देख रहा था। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मार्शल होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जब विपक्ष का कोई एमपी प्रोटेस्ट करता है तो इमीडिएट उसको उठा के लेके जाते हैं। यहाँ मैं देख रहा था कि एमपीज उन बच्चों को रोक रहे हैं, मार्शल वहां आए नहीं है। तो ये बहुत बड़ी अंदरूनी एक साजिश हो सकती है, और इसके उस दायरे में भी चौकसी हो वहां के जो मार्शल है। और दूसरी बात, जो रक्षा विषय जादव सर एक सेकंड ऑब्जेक्शन है, मुझे ऑब्जेक्शन है। ये कौन है? ये बच्चे हैं? ये देखिए, सुनिए सब बच्चे हैं ये। आप ही ने बताया, इधर सुनिए पूर्णिमा जी, अभी रक्षा विषय तज्ञ जी ने जो कहा, जो ये अगर बच्चे सही में अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है, बेरोजगार है, ऑटो चलाने वाले हैं, तो ये जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, भले ही विपक्ष कांग्रेस पार्टी का, यानी कि आकाश यादव जी अभी तक आप बिल्कुल ठीक जा रहे थे, अभी तक आप बिल्कुल ठीक जा रहे थे, और अभी अभी आपने एक बार फिर से प्रूफ कर दिया कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सर। माफी चाहूंगी, मुझे कहना पड़ा, लेकिन अभी तक आप एकदम सही ट्रैक पर चल रहे थे सर। आप सवाल उठाइए सर, लेकिन संसद भवन में सुरक्षा करने वाले आरोपियों को बच्चा कहकर सिचुएशन को डाइल्यूट प्लीज मत करिए आकाश यादव जी।